गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के 300 से 400 के बीच के 100 सालों के इतिहास की। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त डायनेस्टी या गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत की और चंद्रगुप्त ने दूसरी स्टेट या डायनेस्टी के साथ में शादी संबंधों की और अपने सेना की ताकत के बल पर अपने स्टेट को बहुत ही बड़ा बना लिया। समुद्रगुप्त, जो कि 335 से 375 के लगभग 40 साल इस गुप्ता डायनेस्टी के राजा रहे। गुप्ता डायनेस्टी में सबसे काबिल और महान राजा की अगर के बारे में बात की जाए तो चंद्रगुप्त के बाद ही समुद्रगुप्त का नाम आता है। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के बहुत से स्टेट को पूरी तरह से अपने स्टेट में मिला लिया था। उत्तर भारत जैसे कि आज का दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, लाहौर और इवन अफ़गानिस्तान तक ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त का शासन अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था। समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन बोनापार्टा कहा जाता है। दोस्तों, आपने क्या इटली के नेपोलियन बोनापार्टा के बारे में सुना है? आपको बताता हूँ कि नेपोलियन बोनापार्टा इटली का एक ऐसा सैनिक था जो कि लड़ाइयाँ लड़ कर जीतता रहा। हर एक लड़ाई नेपोलियन बोनापार्टा ने जीती और वो राजा भी बना। और जो लास्ट लड़ाई नेपोलियन बोनापार्टा ने एक सिर्फ हारी, वही उसके जीवन की एक ऐसी हार बनी जिसने उसके विजय रथ को पूरी तरह से रोक दिया था। तो इसीलिए समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन कहा जाता था, क्योंकि समुद्रगुप्त ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन हर बार समुद्रगुप्त ने दूसरे स्टेट को हराकर अपने स्टेट में मिला लिया। अगर फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो गुप्ता डायनेस्टी में बहुत ज़्यादा ही अच्छा तरीके से हर चीज़ को मैनेज किया जाता था। सोने के सिक्के जो आज आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, गुप्ता शासकों ने ही सोने के सिक्के, बहुत ही खूबसूरत सिक्के अपने स्टेट में चलाए। और इससे जाहिर होता है कि फाइनेंशियली गुप्ता डायनेस्टी
के दौर में उनका स्टेट कितना समृद्धशाली और वैभवशाली रहा होगा। रिलीजन के बात करें तो अब बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की तादाद धीरे धीरे कम होती जा रही है। वहीं हिंदू धर्म बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पर फॉलो किया जा रहा है। बौद्ध और जैन धर्म को भी भारत के लोग मानते हैं, लेकिन अब हिंदू धर्म बौद्ध और जैन धर्म पर पूरी तरह से हावी होने वाला है। गुप्ता डायनेस्टी में राजाओं ने बहुत सारे अच्छे अच्छे मंदिर बनाए और ऐसा माना जाता है कि भारत के पुराने मंदिरों की शुरुआत अगर किसी भी डायनेस्टी में हुई है तो वो गुप्ता डायनेस्टी थी, जिसमें बहुत सारे मंदिरों की शुरुआत हुई थी। 375 में समुद्रगुप्त के बाद एक और शासक आए जिनका नाम चंद्रगुप्त सेकंड था। ये अपने दादा यानी कि समुद्रगुप्त के बाप के नाम से जाने गए, यानी कि इनका नाम इनके दादा के नाम के ऊपर ही रखा गया। पर इस चंद्रगुप्त सेकंड ने खुद को विक्रमादित्य से भी जाना गया और इन्हें लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। 400 ईस्वी के आसपास अगर देखा जाए तो गुप्ता डायनेस्टी आज के उत्तर भारत की सबसे बड़ी और शक्तिशाली डायनेस्टी थी। एक बात और बताना चाहूँगा कि साउथ इंडिया, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कल्चरली और फाइनेंशियली उत्तर भारत से दक्षिण भारत हमेशा से अलग रहा है, क्योंकि कोई भी इतिहास में एक राजा नहीं रहा है जिसकी दक्षिण और उत्तर भारत दोनों तरह से हुकूमत रही हो। यानी कि दक्षिण भारत हमेशा से आसाम, बंगाल, उड़ीसा तक ही सीमित रहा है और इसके ऊपर का हिस्सा उत्तर भारत के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण भारत में सातवाहन डायनेस्टी बहुत ही मजबूती के साथ रूल कर रही है और 300 से 400 ईस्वी के दौरान भारत की सीमा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक राजा के स्टेट के तौर पर भारत के साथ नेपाल, बर्मा, आज का पाकिस्तान, आज का अफ़गानिस्तान, आज का बांग्लादेश और यहाँ तक कि दूसरे हिस्से जैसे कि नेपाल का कुछ हिस्सा भी जुड़ा हुआ था और चाइना का भी कुछ हिस्सा भारत के राजाओं के स्टेट में आता था। सीमा तो आगे पीछे राजाओं की हार और जीत के साथ ही कम और ज़्यादा होती रहती हैं, लेकिन
स्टेट के रूप में आप इसको पहचान सकते हैं और जान भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने सुना 300 से 400 साल के इतिहास के दौरान भारत के ऊपर 2 सबसे बड़ी डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी और गुप्त डायनेस्टी के बारे में। कल हम जानेंगे 400 ईस्वी से 500 ईस्वी के 100 सालों के सिर्फ भारत के इतिहास को। हम हर देश के इतिहास के बारे में ऐसे ही हर दिन जानेंगे, जिससे मुझे भी एक नई जानकारी मिलेगी और मैं भी आप लोगों के साथ उस जानकारी को शेयर करता रहूँगा। शुक्रिया।